हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं भाई लोग। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी करते रहिए। तो आज हम BMTC 131 जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड है, कैलकुलस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोड है, इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों से। तो चलिए गाइस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सो गाइस, इसको हम यूनिट बेसिस पे करेंगे। जैसे इसके अंदर अपने 5 ब्लॉक हैं, उसमें कुछ यूनिट्स हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे जो टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक अपना आता है फंक्शंस का। ये बेसिक होता है भैया, ये सबसे ज़्यादा तो 11th 12th क्लास की बातें हैं। इसके अंदर फंक्शंस आपके पूछे जाते हैं, 1 1 फंक्शंस, ऑन 2 फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनके रिलेशन आते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है जी। तो डोमेन और रेंज वगैरह की क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, रेंज और डोमेन वगैरह के। इनसे क्वेश्चन तो नहीं आते, बट ये बेसिक है। इनको अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कोई 2 फंक्शन दे देते हैं, उसका FOG एंड GOF ऐसे वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं। f(x) और g(x) 2 फंक्शन होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनको होते हैं कंपोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं इनको, या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गाइज आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसके अंदर हम लाइन वगैरह की इक्वेशंस पढ़ते हैं। अब लाइन के काफ़ी सारे फॉर्म हो जाते हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, समझ रहे हो? y = mx + c इस टाइप की होती है, ax + by + c = 0 इस टाइप की होती है। सारी फॉर्म अपने को लाइन की इक्वेशन की क्या होती है, पढ़नी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये होती है बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m स्लोप होता है और c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। ये सारी चीज़ें लाइन वगैरह की होती हैं, ये बेसिक्स हैं यार। देखो 11th 12th की चीज़ें हैं, तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पता होना चाहिए। अब देखो भाई, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली? अब आपको जनरल जो ग्राफ्स होते हैं, अगर आपने 11th 12th क्लास में जनरल ग्राफ्स पढ़े होंगे, तो उन जनरल ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंटीजर फंक्शंस हैं, जैसे y = हम बात करें x है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनता है, ठीक है जी, y = x का। अब मैं y = 5 का ग्राफ बनाऊं, तो y = 5 अपने पास क्या होगा, ये y होगा। यहाँ पे x = 5 का ग्राफ अपन ऐसे बना सकते हैं। हर पॉइंट पे हम चेक करें तो x क्या रहे अपना, x = 5 का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ये मान लो 5 है, तो किसी भी पॉइंट पे x 5 रहेगा। y की वैल्यू चेंज करते रहो, x क्या रहेगा, 5। y = 5 का ग्राफ कैसे बनेगा, y पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। x की चाहे कोई भी वैल्यू रखें हम, y = 5 रहेगा। समझ रहे हो? तो ये इंटीजर फंक्शंस होते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शंस, जैसे y = x हो गया, जैसे y = x² हो गया। क्वाड्रेटिक का फंक्शन कैसे बनता है, पैराबोलिक फंक्शन बनता है। समझ रहे हो? नाउ रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस का डिवाइड हो जाए, जैसे मान लो हम बात कर दें 2x² + 3y अपॉन में 2x² + 3x, और नीचे भी हम क्या लिख दें, पॉलिनोमियल फंक्शन ही रख दें 2x + 1 ऐसे। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना अपने को पॉलिनोमियल से। समझ रहे हो? 2 यहाँ पे उसके भी आ जाते हैं यार, 2 उसके भी आ जाते हैं, 1 का भी आ जाता है, x y का भी आ सकता है। समझ रहे हो? तो दोनों आ सकते हैं। तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना, बेसिकली तो 2 ही आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम y भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2x + 1y ऐसे भी रख सकते हो आप, स्क्वायर में भी आ सकता है। और पॉलिनोमियल्स ऑब्वियसली यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है। ये सारे पॉलिनोमियल के ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिग्नम फंक्शंस। ये क्या होते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपको ना गिवन चीजें थोड़ी होती है, डिफरेंट फॉर्म में दी होती है। जैसे मान लो हम बात करें, इफ x = 0, तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, y² + 2ax। समझ रहे हो? तो y = ऐसे देते हैं, जैसे मान लो y = 2x² + 1, ये दे दिया x = 0 पे। अगर x = 0 हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये y = 3x + 5। मान लो ये पॉलिनोमियल इसका है और ये पॉलिनोमियल इसका है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस टाइप में देते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यूज पे देते हैं, उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। तो उनके ग्राफ का भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यार ये तो कॉमन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे आपने पढ़े होंगे, sin x का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का होता है। समझ रहे हो? cos x का ग्राफ कैसा होता है, यहां से शुरू होता है, इस टाइप का होता है। समझ रहे हो? पीछे जाता है, ये cos x का होता है ना। नाउ इस टाइप के ग्राफ, कोऑर्डिनेट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं उनकी बात करनी। उसके बाद अपने पास आते हैं मॉडुलस फंक्शंस। नाउ गाइस, मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं? मॉडुलस फंक्शन जैसे मोड x का ग्राफ, मोड x - 1 का ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ। ये बेसिकली कैसे बनते हैं, ये ऐसे शार्प एज में बनते हैं, ऐसे इस टाइप से बनते हैं। ये ऐसे शार्प एज पे बनते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि मोड x का मतलब क्या होता है, +-x। तो y = +-x में क्या होता है, y = x का ग्राफ हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। समझ रहे हो? अब इसका y = +-x का कैसे बन जाएगा, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे हो जाती है शिफ्ट।
समझ रहे हो? तो इस टाइप से बन जाता है। तो ये y इज इक्वल टू मोड x का। अब यहाँ पे अपने को ग्राफ तो बनाने नहीं सीखने यार, हम तो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे। ऐसे ही आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ पता होने चाहिए, e टू द पावर x का, a टू द पावर x का, यहाँ पे जो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। समझ रहे हो? इनके ग्राफ अब ये बेसिक हमने लिए, इन सबके ग्राफ की जो नॉर्मल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे आपको यूजफुल हो सके, क्योंकि इनसे ट्रेसिंग द कर्व आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है उससे, तो उसकी भी बात करेंगे हम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है गाइस। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो एक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्वेश्चन तो 2024 के दिसंबर सेशन में भी बना हुआ है, आप जाके क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए। तो ज्योमेट्रिक एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है बेसिक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, इसके अंदर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, सम होता है, बेसिकली दोनों साथ में रहते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर दूं 3 + 2 आयोटा, अब ये आयोटा क्या है, आई क्या होता है, √1। नाउ ये जो होते हैं बेसिक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। ये जैसे इनकी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे पढ़ोगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी होती है, एक्स वाई एक्सिस पे भी इनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, अब ये तो आपको पता ही है यार, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब इसके अंदर लीनियर इक्वेशन आ सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, क्यूबिक इक्वेशन आ सकती है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है 3। जैसे मान लो बात करूं मैं x³ y इज इक्वल टू x³ + 3x² + 2x + 5 = 0, तो ये अपने पास हो गई, समझ रहे हो। तो इस टाइप की आपके पास इक्वेशन आ सकती है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं, बेसिकली फंक्शन होता है ये, f(x) दे देते हैं, y भी बोल देते हैं, तो ये होता है अपने पास। नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो होती हैं क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, इनके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, इनके अंदर इन पॉलिनोमियल इक्वेशन की थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। जैसे मान लो अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये जैसे बेसिक नॉलेज जो उसके अंदर है। जैसे हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, 2, क्यूबिक के कितने होते हैं, 3। जितनी हाईएस्ट उसकी डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट होते हैं, ठीक है जी। अब उन पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकती हैं। अब ये किस में आ सकती है, जैसे मान लो एपी में आ गई, जीपी में आ गई, एचपी में आ गई। अब ये एपी, जीपी, एचपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सब चीजों में आ गई। ये सीरीज होती है। जैसे एपी क्या होती है, 2, 4, 6 है ना, जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, समझ रहे हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। 4 का और 6 का डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इनमें वो होती है एपी। जीपी में भी ऐसे ही होता है, दोनों का डिवाइड सेम होता है। जैसे मान लो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2 आ गया। बट 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को उससे पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो ये तो नहीं आ रहा 2, तो ये जीपी नहीं है, समझ रहे हो। जीपी क्या होती है, जैसे इस टाइप से, समझ रहे हो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, इसको इससे करेंगे तो भी 2 आएगा, इसको इससे करेंगे तो भी 2 आएगा, समझ रहे हो। नाउ अगर एपी को हम, ये जो एपी होती है इसको हम क्या ले लें, इसको हम रेसिप्रोकल में ले लेते, वो एचपी हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो रूट्स की इन टर्म में सीक्वेंस देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि ये है ना 2024 के दिसंबर सेशन में सेम क्वेश्चन आया हुआ था। और रिलेशन आपको पता होनी चाहिए रूट्स की और कोफिशिएंट्स की। जैसे मान लो हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे मान लो हम बात करें ax² + bx + c = 0, इस टाइप के फॉर्मेट में है इक्वेशन। तो इसकी जो रूट्स होंगी वो क्या होगा, उनकी मान लो प्रोडक्ट की और मल्टीप्लिकेशन जो होती है उनकी रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है c/a और एडिशन ऑफ रूट्स होती है -b/a। अब ये -b क्या है, इसका कोफिशिएंट, और a क्या है, इसका कोफिशिएंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये रिलेशंस होते हैं रूट के और कोफिशिएंट्स के, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद रियल नंबर और मोनोटोनिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, रियल नंबर्स और मोनोटोनिक फंक्शंस। तो रियल नंबर आपको पता होने चाहिए। अब रियल नंबर यार एक नहीं होते, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं सारे, रेशनल, इरेशनल, समझ रहे हो, ये सारे रियल नंबर के ही पार्ट हैं। अब हाँ, इसमें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं आएंगे, इसमें सारे रियल नंबर काउंटर होंगे। अब इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये जितने भी हैं सारे रियल नंबर का ही पार्ट है। तो रियल नंबर में आपको पढ़ना है। और मोनोटोनिक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। नाउ गाइस, मोनोटोनिक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। लिमिट्स, लिमिट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एक तो ये होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लिखवा के ले लीजिए चाहे, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्टली आता है इससे क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ लिमिट आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना, समझ रहे हो। अगर इन दोनों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। देन नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है लिमिट्स एट इन्फानाइट पे। इन्फानाइट पे लिमिट दे रखी हो, जैसे ऐसे आता है ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, और कोई फंक्शन दे रखा हो, तो वो चीजें होती है इंपॉर्टेंट। उसके बाद लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं, लोगरिथमिक क्या होते हैं, लोग वाले फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, e टू द पावर x वाले फंक्शंस।
इस फंक्शंस के जो अपने लिमिट फाइंड आउट करना होता है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंटिन्यूटी का। अब ये कंटिन्यूटी क्या होती है भैया? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए ग्राफ के थ्रू। जैसे ग्राफ में हम बात करें y = x है, ठीक है। अब ये फंक्शन आप कहीं पे भी देख लो, एक बार भी पेन नहीं उठेगा इसमें, समझ रहे हो? बनाते हुए ऐसे सीधी लाइन बनेगी। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? y = x वाला कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी पेन नहीं उठ रहा, कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो? तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को फाइंड आउट करनी होती है, राइट हैंड लिमिट अपने को फाइंड आउट करनी होती है। अगर वो इक्वल आ जाए तो वो तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम हो जाए, जिस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी इक्वल हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इससे थोड़ा सा इस तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है इससे हल्का सा इस तरफ, बिल्कुल माइन्यूट, और हल्का सा इस तरफ, और इस पॉइंट पे वैल्यू अगर ये सेम हो जाए, लगभग सेम हो जाए, तो ये कंटिन्यूअस ये फंक्शन। अब जैसे मान लो यार ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे देखो बिल्कुल आसपास ही लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल आसपास ही लिख रहा हूं, मतलब ये जो पॉइंट है इसके हल्का सा इस तरफ, ये जो पॉइंट है इसके हल्का सा इस तरफ और हल्का सा इस तरफ, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस, इसलिए हम यहाँ पे dx की पॉइंट की बात करते हैं, समझ रहे हो? तो बिल्कुल उस पर अगर वैल्यू तीनों की पॉइंट की सेम आ जाए, अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है वो, समझ रहे हो? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक्स है यार, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यही जो हमने बात करी, ये सब चीजें। उसके बाद इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कंटिन्यूटी की, ये आपको पता होनी चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को एक्सप्लेन करो, समझ रहे हो? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को एक्सप्लेन करो, और इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपका। सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। इसमें आता है डेरिवेबिलिटी, इसको अपन डिफरेंशिएशन की बात भी बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन भी अपन इसको बोलते हैं। तो इसके सबसे पहले तो भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, 20-22 कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपके यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ ये कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, समझ रहे हो? जनरल एक्स की क्या होती है, 1 होती है, d/dx, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन जब लिखनी होती है अपने को। उसके बाद पोलिनोमियल की फंक्शंस की पता होनी चाहिए, ये पोलिनोमियल फंक्शंस में आते हैं, ax + b, b जिसमें कांस्टेंट है, और ax जो अपने पास a कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है x का, समझ रहे हो? उसके बाद अपने पास इनवर्स फंक्शंस की पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? उसके बाद अपने पास मतलब जो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं ना, उसके बाद ये अपने पास हैं, ठीक है जी। इसमें रूट की होनी चाहिए, यहाँ पे लोगैरिथमिक फंक्शंस हैं, लोग वाले, समझ रहे हो? ये बड़े लोग वाले हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, a⁴x, e⁴x वाले, इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, समझ रहे हो? उसके बाद आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आपके पास होते हैं, h वाले, sin hx वाले, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं, इनके फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इनमें डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो फॉर्मूला सबसे मस्ट तो भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, कि फॉर्मूले याद कर लो डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के भी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेरिवेबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में और डेरिवेबिलिटी में फर्क क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है? डेरिवेबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जनरल में फर्क क्या होता है? LHL = RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स होती है फंक्शन की वैल्यू के, तो वो होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी अगर फंक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं डेरिवेबल फंक्शन है। क्या है? डेरिवेबल है। अब मतलब ये बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई ग्राफ बनाएं और एक पॉइंट पे हम बात करें, जैसे मान लो ये है, इस पॉइंट की हम बात करें, अब इस पॉइंट पे एक शार्प एज ना आए, अगर शार्प एज आ रहा है तो वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। शार्प एज आने का मतलब, जैसे मान लो हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं ए कि ये ऐसा फंक्शन है, अब इस पॉइंट के ऊपर हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस तो होगा क्योंकि पेन तो उठ नहीं रहा, बट यहां पे ये डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डेरिवेबल, क्योंकि शार्प एज आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक्स है इसकी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ से भी पता होना चाहिए और नॉर्मल भी। LHL = RHL = यहाँ पे क्या फंक्शन की वैल्यू, और डेरिवेबल भी होना चाहिए वहाँ पे, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, जैसे कि पोलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, जैसे मान लो ax + b या 3x³ + 2x² + 1 की आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, मतलब पोलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, जैसे मान लो sin x, x² sin x दे दिया, अब इसकी आपको डिफरेंशिएशन पूछ ली, अब इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये आपको पता होता है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। एक फॉर्मूला है चेन रूल का, तो चेन रूल आपको आना चाहिए, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की आपको डिफरेंशिएबल निकालने आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पड़ता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव।
नाउ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपने पास है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब होती हैं। लेबनीज थ्योरम होती है और टेलर एक्सपेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर क्या होता है, टेलर एक्सपेंशन में एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपके पास होता है, उस फॉर्मूले में जो जो चीजें होती हैं उसको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है, देन आपको उसमें अप्लाई करना होता है। समझ रहे हो, ये हमने एक लास्ट ईयर में जो 2024 के दिसंबर के सेशन में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन में हमने सोल्व भी करवा रखा है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इसको आपको दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, टेलर एक्सपेंशन के नाम से आ सकता है और मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल के नाम से आ सकता है। या तो ये कह देंगे कि इसको टेलर एक्सपेंशन से एक्सपेंड करो, या ये बोल देंगे कि इसका मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ये आपकी लिमिट्स के अंदर फाइंड आउट होती हैं। ठीक है जी, लिमिट के टॉपिक का ये कंटिन्यूस पार्ट है, ये आगेगा। ठीक है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म कैसी होती है, जैसे मान लो 0/0 फॉर्म आ जाए, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म आ जाए, आप इसको काट के आप 1 नहीं लिख सकते ये पागलपंती मत करना, समझ रहे हो। तो इसको भी काट के आप 1 नहीं लिख सकते, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। इनको सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल हॉपिटल रूल बोलते हैं। नाउ एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, हम नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ही इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब चेन रूल वगैरह नहीं लगाते, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने के बाद तब तक करते हैं जब तक वैल्यू पुट करके ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, जो ये सब चीजें कट ना जाए, समझ रहे हो, ये सब चीजें हट ना जाए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ भाई, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, आप कह रहे होगे कि इतने सारे तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिन दिए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक दिन के अंदर अगर आप 8 या 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 दिन में आप ये सारे के सारे कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक्स यार 12th क्लास के हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो, ध्यान से देखो, मैक्सिमा मिनिमा 12th क्लास का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 10th क्लास का है, सॉरी 12th क्लास का है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 12th क्लास के हैं। रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम 12th क्लास के हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल 12th क्लास के हैं। एक ही टॉपिक है जो 12th क्लास में ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, वैसे तो ये भी 12th क्लास में है, अगर आपने जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रखी हो। अगर नहीं कर रखी है, आप इग्नू में इसीलिए आए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे 12th क्लास के टॉपिक है यार। देखो, अब इसको अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा, हल्का सा भी, तो आप 1-2 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज है। अब आप ये मत सोचो कि ज्यादा टॉपिक करवा दिया, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे गाइस। ठीक है, और करना कैसे आपको, मैंने आपको कई बार बता लिया। आप इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके वीडियो से, हमारे चैनल से, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से आपको समझ में आता है, या किसी बुक वगैरह से, जहां से भी आपको समझ में आए, आप इसको कवर कीजिए। और उन टॉपिक के ऊपर जो जो आपके कवर हो गए उनके ऊपर टिक लगाते चलिए, और नोट्स साथ में बनाते चलना, क्योंकि 1 डे बिफोर द एग्जाम या 1 नाइट बिफोर द एग्जाम आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, फिर आप दोबारा वीडियो नहीं देख पाओगे। नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उसको। सो गाइस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा होता है, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों ही फाइंड आउट करने होते हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इंक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो आगे अगर हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज ही होते रहे, समझ रहे हो। और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, वो डिक्रीज ही होते रहे, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे फंक्शंस। अब ये डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए होते हैं कि भैया मैक्सिमा है, मिनिमा बन रहा है, क्या बन रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज थ्योरम है, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, मतलब इसको प्रूफ भी करना आना चाहिए, इसका प्रूफ भी, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल है इक्वेशन उसकी, नॉर्मल की ओर, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होती, समझ रहे हो ये चीज। उसके बाद एजमटोट्स वगैरह फाइंड आउट आपको करने आने चाहिए। ये एजमटोट वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है कर्व ट्रेसिंग में। किसके अंदर, कर्व ट्रेसिंग के अंदर। अब ये है भैया इंपॉर्टेंट, इसको तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, आप भी कर लेना। एक 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो। तो इसके क्वेश्चंस तो जो भी बुक में दे रखे होते हैं आपके पास, या आपके पास गाइड है, आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, तो उसमें से भी आप जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे कर्व ट्रेसिंग में, आप उसको तो कर ही लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा इसमें। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास आती हैं डोमेन या रेंज वगैरह किसी भी फिगर की। आप ऑब्वियसली यार आपके पास एक वो दी होगी, समझ रहे हो, एक कर्व दिया होगा जिसकी आपको इक्वेशन दी होगी। अब उस इक्वेशन से आपको ये बोलेगा कि ट्रेस करो इसको, इस कर्व को ट्रेस करो, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपके पास सिमेट्री उसकी, कि भैया जैसे मान लो हम बात करें एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, देखो ये अब जो है ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, सॉरी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। एक्स तो ये हो गया, समझ रहे हो, ये वाली चीज है। अब उसके बाद टेंजेंट वगैरह, कि इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट वगैरह की बात आपको पता होनी चाहिए, उसकी इक्वेशन वगैरह। एजमटोट यहाँ पे लिखने होते हैं, एजमटोट वगैरह। उसके बाद इसका मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है कर्व ट्रेसिंग में। 10 नंबर ऐसे ही थोड़ी दे देगा एग्जामिनर,
समझ रहे हो। उसके बाद आपको फिगर भी बनानी होती है, ड्रॉ करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो इसको तो आप कर ही लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन के यार देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी सारे के सारे वही हैं लगभग लगभग। नाउ आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है देखो भैया, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ये तो आपको पता ही होगा। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, किसी चीज को छोटा करते हैं, और इंटीग्रेशन में उसी चीज का अपन बड़ा करके देखते हैं। अब जैसे मान लो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये क्या है, dx फंक्शन की इंटीग्रेशन, समझ लो डिफरेंशियल फंक्शन की। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। इन सब को आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, समझ रहे हो, लोगरिथमिक फंक्शंस आ गए, और ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं वो आ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहे। तो इन सब की जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको पता नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स, ये आपको पता होने चाहिए। इसके मेथड पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के। ये दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स जैसे उसमें चेन रूल था ना कि 2 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो तो क्या करेंगे, वैसे ही 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें दे रखी हो तो इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे। ये साइन होता है इंटीग्रेशन का ऐसे, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो मैं बात कर दूं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं साइन x इंटू ई टू द पावर x, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन अब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि डायरेक्ट कर दिया इसको अलग इसको अलग, समझ लो, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो प्लस में होता है। वो ऐसे हो जाता है कि इसको हम अलग से कर देंगे और इसको हम अलग से कर देंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें रूल लगते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला। अब रिडक्शन फॉर्मूला यार एक नहीं है, यहाँ पे लिख रहा है एक रिडक्शन फॉर्मूला दिख रहा है, बट रिडक्शन फॉर्मूला अलग अलग टॉपिक का अलग अलग बनता है, समझ लो, अलग अलग टाइप की इंटीग्रेशन का अलग अलग बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व, जैसे मान लो आपके पास ये कर्व दे दी होगी, ठीक है, उस कर्व में आपके पास ये कह दिया होगा कि इंटीग्रेशन इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करो अपने पास 1 से लेके 2 तक, समझ लो, ये आपके पास लिमिट दे दी होंगी, तो वो एरिया अंडर द कर्व आपको पता होना होगा, ये 1 से है ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये एरिया फाइंड आउट करना है किसी कर्व का, तो इंपॉर्टेंट है यार, इंटीग्रेशन से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2024 के दिसंबर के सेशन में आए हुए हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गाइस 131 के, इनको आप कवर कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, इन टॉपिक्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारा ही 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे नए आपके सब्जेक्ट कोड हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे मान लो सेकंड ईयर के अंदर 134 का है, ठीक है, उसमें ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह का टॉपिक्स है, तो वो आपने 12th 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, वो आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उसमें तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें तो यार ऑब्वियसली मोस्टली चीज़ें तो 12th क्लास की हैं, तो आपको क्या करना है, 12th क्लास की जो आपकी मेमोरी जो आपके वो थे कॉन्सेप्ट्स थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है और इसको कवर करना है, तो 3 से 4 दिन तो मैक्सिमम आप इसको अच्छे से कर जाओगे कवर। बट हाँ, मेरी बात मत सुनना यार, आप सब बच्चों का अलग अलग वो होता है, कभी सोचो कि यार सर ने तो कहा था यार 3-4 दिन में ही पूरा होएगा, तो अपन तो 3-4 दिन पहले ही करेंगे और उसके बाद फिर आपके रास्ते लग जाए, वो काम मत करना। जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी हो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के अपनी प्रिपरेशन करो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, थैंक यू सो मच।